आप सुन रहे हैं प्रेमचंद का लिखा एक राजनीतिक उपन्यास कर्मभूमि, सचिन की आवाज में। खंड 1 भाग 4। अमरकांत मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में प्रांत में सर्वप्रथम आया, पर अवस्था अधिक होने के कारण छात्रवृत्ति ना पा सका। इससे उसे निराशा की जगह एक तरह का संतोष हुआ, क्योंकि वो अपने मनोविकारों को कोई टिकोना न देना चाहता था। उसने कई बड़ी बड़ी कोठियों में पत्र व्यवहार करने का काम उठा लिया। धनी पिता का पुत्र था, यह काम उसे आसानी से मिल गया। लाला समरकांत की व्यवसाय नीति से प्राय उनकी बिरादरी वाले जलते थे और पिता पुत्र के इस वैमनस्य का तमाशा देखना चाहते थे। लाला जी पहले तो बहुत बिगड़े। उनका पुत्र उन्हीं के सहवर्गीयों की सेवा करे, ये उन्हें अपमानजनक जान पड़ा। पर अमर ने उन्हें सुझाया कि वो ये काम केवल व्यवसायिक ज्ञानोपार्जन के भाव से कर रहा है। लाला जी ने भी समझा कुछ ना कुछ सीख ही जाएगा, विरोध करना छोड़ दिया। सुखदा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। एक दिन दोनों में इसी बात पर झड़प हो गई। सुखदा ने कहा, तुम 10-10, 5-5 रुपयों के लिए दूसरों की खुशामद करते फिरते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अमर ने शांतिपूर्वक कहा, काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। तो ये धनियों के जितने लड़के हैं सभी बेशर्म हैं? हैं ही, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अब तो लाला जी मुझे खुशी से भी रुपए दें तो ना लूं। जब तक अपनी सामर्थ्य का ज्ञान न था तब तक उन्हें कष्ट देता था। जब मालूम हो गया कि मैं अपने खर्च भर को कमा सकता हूं तो किसी के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? सुखदा ने निर्दयता के भाव से कहा, तो जब तुम अपने पिता से कुछ लेना अपमान की बात समझते हो तो मैं क्यों उनकी आश्रित रहूं? इसका आशय तो यही हो सकता है कि मैं भी किसी पाठशाला में नौकरी करूं या सीने पिरोने का धंधा उठाऊं। अमरकांत ने संकट में पड़कर कहा, तुम्हारे लिए इसकी जरूरत नहीं। क्यों? मैं खाती पहनती हूं, गहने बनवाती हूं, पुस्तकें लेती हूं, पत्रिकाएं मंगवाती हूं, दूसरों की ही तो कमाई पर। इसका तो यह आशय भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारी कमाई पर ही कोई अधिकार नहीं, मुझे खुद परिश्रम करके कमाना चाहिए। अमरकांत को संकट से निकलने की एक युक्ति सूझ गई। अगर दादा या तुम्हारी अम्मा जी तुमसे चिढ़े और मैं भी ताने दूं, तब निसंदेह तुम्हें खुद धन कमाने की जरूरत पड़ेगी। कोई मुंह से ना कहे पर मन में तो यही समझता है। अब तक तो मैं यही समझती थी कि तुम पर मेरा अधिकार है, तुमसे जितना चाहूंगी लड़कर ले लूंगी, लेकिन अब मालूम हुआ मेरा कोई अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे जवाब दे सकते हो। यही बात है या कुछ और? अमरकांत ने हार कर कहा, तो तुम मुझे क्या करने को कहती हो? दादा से हर महीने रुपए के लिए लड़ता रहूं? सुखदा बोली, हां, मैं यही चाहती हूं। ये दूसरों की चाकरी छोड़ दो और घर का धंधा देखो। जितना समय उधर देते हो उतना ही समय घर के कामों में दो। मुझे इस लेन देन सूद ब्याज से घृणा है। सुखदा मुस्कुराकर बोली, ये तो तुम्हारा अच्छा तर्क है। मरीज को छोड़ दो, वो आप ही आप अच्छा हो जाएगा। इस तरह मरीज मर जाएगा, अच्छा ना होगा। तुम दुकान पर जितनी देर बैठोगे कम से कम उतनी देर तो ये घृणित व्यापार न होने दोगे। ये भी तो संभव है कि तुम्हारा अनुराग देखकर लाला जी सारा काम तुम्ही को सौंप दे, तब तुम अपनी इच्छा अनुसार इसे चलाना। अगर अभी इतना भार नहीं लेना चाहते हो तो ना लो, लेकिन लाला जी की मनोवृत्ति पर तो कुछ ना कुछ प्रभाव डाल ही सकते हो।
वो वही कर रहे हैं जो अपने अपने ढंग से सारा संसार कर रहा है। तुम विरक्त होकर उनके विचार और नीति को नहीं बदल सकते। और अगर तुम अपना ही राग अलापोगे तो मैं कह देती हूं, अपने घर चली जाऊंगी। तुम जिस तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हो वो मेरे मन की बात नहीं। तुम बचपन से ठुकराए गए हो और कष्ट सहने में अभ्यस्त हो। मेरे लिए ये नया अनुभव है। अमरकांत परास्त हो गया। इसके कई दिन बाद उसे कई जवाब सूझे, पर इस वक्त वो कुछ जवाब न दे सका। नहीं, उसे सुखदा की बातें न्याय संगत मालूम हुई। अभी तक उसकी स्वतंत्र कल्पना का आधार पिता की कृपणता थी। उसका अंकुर विमाता की निर्ममता ने जगाया था। तर्क या सिद्धांत पर उसका आधार न था, और वो दिन तो अभी दूर, बहुत दूर था जब उसके चित्त की वृत्ति ही बदल जाए। उसने निश्चय किया, पत्र व्यवहार का काम छोड़ दूंगा। दुकान पर बैठने में भी उसकी आपत्ति उतनी तीव्र न रही। हां, अपनी शिक्षा का खर्च वो पिता से लेने पर किसी तरह अपने मन को न दबा सका। इसके लिए उसे कोई दूसरा ही गुप्त मार्ग खोजना पड़ेगा। सुखदा से कुछ दिनों के लिए उसकी संधि सी हो गई। इसी बीच में एक और घटना हो गई जिसने उसकी स्वतंत्र कल्पना को भी शिथिल कर दिया। सुखदा इधर साल भर से मैके न गई थी। विधवा माता बार बार बुलाती थी। लाला समरकांत भी चाहते थे कि 2-1 महीने के लिए हो आए, पर सुखदा जाने का नाम न लेती थी। अमरकांत की ओर से निश्चिंत न हो सकती थी। वो ऐसे घोड़े पर सवार थी जिसे नित्य फेरना लाजमी था। 10-5 दिन बंधा रहा तो फिर पुट्ठे पर हाथ ही न रखने देगा। इसीलिए वो अमरकांत को छोड़कर न जाती थी। अंत में माता ने स्वयं काशी आने का निश्चय किया। उनकी इच्छा अब काशी वास करने की भी हो गई। 1 महीने तक अमरकांत उनके स्वागत की तैयारियों में लगा रहा। गंगा तट पर बड़ी मुश्किल से पसंद का घर मिला, जो न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा। उसकी सफाई और सफेदी में कई दिन लगे। गृहस्थी की सैकड़ों ही चीजें जमा करनी थी। उसके नाम सास ने 1000 का बीमा भेज दिया था। उसने कतर ब्योंत से उसके आधे में ही सारा प्रबंध कर दिया। पाई पाई का हिसाब लिखा तैयार था। जब सास जी प्रयाग का स्नान करती हुई माघ में काशी पहुंची तो वहां का सुप्रबंध देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अमरकांत ने बचत के 500 रुपए उनके सामने रख दिए। रेणुका देवी ने चकित होकर कहा, क्या 500 में ही सब कुछ हो गया? मुझे तो विश्वास नहीं आता। जी नहीं, 500 ही खर्च हुए। ये तो तुमने इनाम देने का काम किया है। ये बचत के रुपए तुम्हारे हैं। अमर ने झेपते हुए कहा, जब मुझे जरूरत होगी आपसे मांग लूंगा, अभी तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। रेणुका देवी रूप और अवस्था से ही नहीं, विचार और व्यवहार से भी वृद्धा थी। ज्ञान और व्रत में उनकी आस्था ना थी, लेकिन लोकमत की अवहेलना ना कर सकती थी। विधवा का जीवन तप का जीवन है। लोकमत इसके विपरीत कुछ नहीं देख सकता। रेणुका को विवश होकर धर्म का स्वांग भरना पड़ता था, किंतु जीवन बिना किसी आधार के तो नहीं रह सकता। भोग विलास, सैर तमाशे से आत्मा उसी भांति संतुष्ट नहीं होती जैसे कोई चटनी और अचार खाकर अपनी क्षुधा को शांत नहीं कर सकता। जीवन किसी तथ्य पर ही टिक सकता है। रेणुका के जीवन में यह आधार पशु प्रेम था। वो अपने साथ पशु पक्षियों का एक चिड़ियाघर लाई थी। तोते, मैने, बंदर, बिल्ली, गाय, हिरन, मोर, कुत्ते आदि पाल रखे थे
और उन्हीं के सुख दुख में सम्मिलित होकर जीवन में सार्थकता का अनुभव करती थी। हर एक का अलग अलग नाम था, रहने का अलग अलग स्थान था, खाने पीने के अलग अलग बर्तन थे। अन्य रईसों की भांति उनका पशु प्रेम नुमाइशी, फैशनेबल या मनोरंजक न था। अपने पशु पक्षियों में उनकी जान बसती थी। वो उनके बच्चों को उसी मातृत्व भरे स्नेह से खिलाती थी मानो अपने नाती पोते हों। ये पशु भी उनकी बातें, उनके इशारे कुछ इस तरह समझ जाते थे कि आश्चर्य होता था। दूसरे दिन मां बेटी में बातें होने लगी। रेणुका ने कहा, तुझे ससुराल इतनी प्यारी हो गई? सुखदा लज्जित होकर बोली, कि क्या करूं अम्मा, ऐसी उलझन में पड़ी हूं कि कुछ सूझता ही नहीं। बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती। दादाजी चाहते हैं वो घर का धंधा देखें। वो कहते हैं मुझे इस व्यवसाय से घृणा है। मैं चली जाती तो न जाने क्या दशा होती। मुझे बराबर खटका लगा रहता है कि वो देश विदेश की राह ना ले। तुमने मुझे कुएं में ढकेल दिया, और क्या कहूं। रेणुका चिंतित होकर बोली, मैंने तो अपनी समझ में घर वर दोनों ही देखभाल कर विवाह किया था, मगर तेरी तकदीर को क्या करती। लड़के से तेरी अब पटती है या वही हाल है। सुखदा फिर लज्जित हो गई। उसके दोनों कपोल लाल हो गए। सिर झुकाकर बोली, उन्हें अपनी किताबों और सभाओं से छुट्टी नहीं मिलती। तेरी जैसी रूपवती एक सीधे साधे छोकरे को भी ना संभाल सकी। चाल चलन कैसा है। सुखदा जानती थी अमरकांत में इस तरह की कोई दुर्वासना नहीं है, पर इस समय वो इस बात को निश्चयात्मक रूप से ना कह सकी। उसके नारित्व पर धब्बा आता था। बोली, मैं किसी के दिल का हाल क्या जानूं अम्मा। इतने दिन हो गए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ होगा कि कोई चीज ला कर देते। जैसे चाहूं रहूं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। रेणुका ने पूछा, तू कभी कुछ पूछती है, कुछ बनाकर खिलाती है, कभी उनके सर में तेल डालती है? सुखदा ने गर्व से कहा, जब वो मेरी बात नहीं पूछते तो मुझे क्या गरज पड़ी है। वो बोलते हैं तो मैं बोलती हूं, मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी। रेणुका ने ताड़ना दी, बेटी बुरा ना मानना, मुझे बहुत कुछ तेरा ही दोष दिखता है। तुझे अपने रूप का गर्व है। तू समझती है वो तेरे रूप पर मुग्धा होकर तेरे पैरों पर सिर रगड़ेगा। ऐसे मर्द होते हैं, ये मैं जानती हूं, पर वो प्रेम टिकाऊ नहीं होता। न जाने तू क्यों उनसे तनी रहती है। मुझे तो वो बड़ा गरीब और बहुत ही विचारशील मालूम होता है। सच कहती हूं, मुझे उस पर दया आती है। बचपन में तो बेचारे की मां मर गई, विमाता मिली वो डाइन, बाप हो गया शत्रु, घर को अपना घर न समझ सका। जो हृदय चिंता भार से इतना दबा हुआ हो, उसे पहले स्नेह और सेवा से पोला करने के बाद तभी प्रेम का बीज बोया जा सकता है। सुखदा चिढ़कर बोले, वो चाहते हैं मैं उनके साथ तपस्विनी बनकर रहूं, रूखा सूखा खाऊं, मोटा झोटा पहनूं, और वो घर से अलग होकर मेहनत और मजूरी करे। मुझसे ये ना होगा, चाहे सदैव के लिए उनसे नाता ही टूट जाए। वो अपने मन की करेंगे, मेरे आराम तकलीफ की बिल्कुल परवाह ना करेंगे, तो मैं भी उनका मुंह ना जोहूंगी। रेणुका ने तिरस्कार भरे चितवनों से देखा और बोली, और अगर आज लाला समरकांत का दिवाला पिट जाए? सुखदा ने इस संभावना की कभी कल्पना ही ना की थी। विमूढ़ होकर बोली, दिवाला क्यों पिटने लगा? ऐसा संभव तो है। सुखदा ने मां की संपत्ति का आश्रय ना लिया। वो ना कह सकी
कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो भी तो मेरा ही है। आत्मसम्मान ने उसे ऐसा न कहने दिया। मां के इस निर्दय प्रश्न पर झुंझलाकर बोली, जब मौत आती है तो आदमी मर जाता है, जानबूझकर